अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा रह गया था पहले लेक्चर में कुछ पोर्शन, उसमें क्या क्या चीज़ें रह गई थी। एक यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी रह गया था और दूसरा उसके साथ रह गया था कंडीशनल सेंटेंसेस। एपोस्ट्रॉफी पंक्चुएशन मार्क्स में से एक पंक्चुएशन मार्क है जो बेसिकली दो चीज़ें शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब किसी चीज़ की मलकियत शो करने के लिए। इसका साइन देख लें, ये इस तरह का होता है। ये एक कॉमा है जो वर्ड के ऊपर डाल दिया जाता है। ये आपके सामने खड़ा है, ये इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। दो चीज़ें शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक पोजेशन यानी कि किसी की मलकियत, जैसे मैं कहता हूँ असलम की कार। असलम, एम के ऊपर एपोस्ट्रॉफी, फिर आगे एस, आगे कार, असलम्स कार, असलम की कार। ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी इसके एग्जांपल हैं, जैसे बॉयज़ बैग, बॉय। अब सिंगुलर BOY बॉय है, इसके वाई के ऊपर एपोस्ट्रॉफी फिर एस लगा दें, आगे बैग लिख दें। तो ये पहला फंक्शन इसका ये है कि ये शो करता है क्या चीज़, पोजेशन, मलकियत, एपोस्ट्रॉफी। दूसरा फंक्शन ये है कि ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है अब अल्फाज है ना, उनको अलग अलग लिखा होता है, ठीक है। और जब उनमें से पहला लफ्ज़ सेम आएगा, दूसरा लफ्ज़ है ना उसके कुछ लेटर्स निकाल दिए जाएंगे और उसको पहले लफ्ज़ के साथ मिक्स कर दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये देख लें, ये IM, ये दो लेटर्स हैं अलग, I अलग है, M अलग है। अब IM जो करना है, पहला लेटर सेम है, पहला लफ्ज़ सेम है, उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी डाल दी गई है और एम से पहले ए उड़ा दिया गया है, तो इकट्ठा कर दिया गया है। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ओमिशन ऑफ लेटर्स। तो इस मकसद के लिए भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है। अब एपोस्ट्रॉफी यूज़ कैसे करनी है, इसके कुछ रूल्स हैं। अगर पोजेशन के लिए आप लोग ये यूज़ कर रहे हो और नाउन आपके पास सिंगुलर है, जैसे इधर देख लें, ये सिंगुलर नाउन, उसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाना है, उसके बाद एस ऐड कर देना है। जैसे द गर्ल्स बैकपैक, जेम्स हैट। अगरचे नाम वो एस पे एंड हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी आएगी और फिर उसके आगे एक एस आएगा, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन के लिए इसकी वो है, रूल है। फिर नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो प्लूरल होते हैं, जो एस पे एंड हो रहे होते हैं। अब उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए ये रूल है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी एस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाना होता है, बाद वाला एस नहीं लगाना। जैसे द स्टूडेंट्स वर्क, द बेबीज़ टॉयज़। यहाँ बेबीज़ और स्टूडेंट्स एस पे एंड हो रहे हैं, तो इनके ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाई गई है, इनके अलावा एस नहीं लगाया गया, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन होते हैं, मतलब काफ़ी सारे रेगुलर प्लूरल नाउन्स वो होते हैं जो एस पे एंड होते हैं, बॉल बॉल्स, कैट कैट्स। और इर्रेगुलर ऐसे होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे चाइल्ड से चिल्ड्रन, ऑक्स से ऑक्सन। अब उनका प्लूरल बनाना है, या सॉरी उनकी पोजेशन शो करनी है, तो क्या होगा, उनके आगे एपोस्ट्रॉफी का साइन लगा के एस डाल देना है। जैसे द चिल्ड्रंस गेम। अब चिल्ड्रन है, ये क्या है, इरेगुलर प्लूरल नाउन है, एन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी फिर साइन लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये होता है कि एपोस्ट्रॉफी आपने यूज़ तो करनी है, ठीक है, लेकिन कैसे करेंगे अगर दो नाउन मौजूद हों एक सेंटेंस में, उनके लिए। तो उनके लिए दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर दो नाउन पढ़े हैं एक सेंटेंस में, या दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं और वो एक ही चीज़ की मलकियत को शो कर रहे हैं, तो लास्ट वाले नाउन के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ अली एंड असलम्स हाउस। अब ये जो हाउस है ना, ये अली और असलम दोनों का है,
इसलिए हाउस के करीब वाले नाउन के साथ हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। ठीक है, अकरम एंड आलियाज कार। अब कार की पोजेशन दोनों की है, मतलब दोनों मिलकर उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके मालिक हैं। और जब पोजेशन अलग अलग शो करनी हो, ठीक है, तो फिर हर एक नाम के साथ अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। अगर मैं यही ऐसे सेंटेंस बोलूँ, असलम्स एंड अकरम्स हाउस, यानी कि दोनों के साथ मैंने अपोस्ट्रॉफी अलग अलग लगाई है, तो इसका मतलब है कि असलम का घर अलग है, अकरम का घर अलग है। तो जब दो नाउन एक ही चीज़ की मलकियत शेयर कर रहे हों, ठीक है, एक ही चीज़ के मालिक हों, तो वो नाउन जो उस मलकियत के साथ पड़ा हो या एंड के बाद पड़ा हो, उसके साथ अपोस्ट्रॉफी लगानी है। और जब वो इंडिविजुअली सेपरेटली हर एक चीज़ की अलग पोजेशन शो कर रहे हों, तो उनके साथ अलग अलग अपोस्ट्रॉफी यूज़ होगी दोनों के साथ। अब कॉन्ट्रैक्शन पे आ जाओ। कॉन्ट्रैक्शन का मैंने आपको बताया है कि जब लेटर्स ओमिट कर दिए जाते हैं एक वर्ड से, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वहाँ पर पे अपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई एम इंटू एम, डू नॉट को डोंट कह देते हैं हम, दे आर को दे आर, विल नॉट को वॉन्ट। ठीक है, 1990s, इस 90 के आगे अपोस्ट्रॉफी फिर एस, यहाँ पर ये यूज़ होगी। और कभी भी इट्स, ITS, इट्स जो इकट्ठा लिखा होता है वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और IT उसके ऊपर अपोस्ट्रॉफी और S लिखा पड़ा हो तो वो इट इज़ होता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। इसी तरह योर्स ओबीडियंटली, YOURS, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, उसके ऊपर भी अपोस्ट्रॉफी नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है, हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। देयर्स, THEIRS, देयर्स, HERS, हर्स, YOURS, योर्स, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और इनके ऊपर अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, ये अपोस्ट्रॉफी के रिलेटेड था। फिर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे जुमले हैं जिनको शर्तिया जुमले कहते हैं उर्दू में। अगर ट्रांसलेशन किया जाए इनका, तो इनमें नाम से ज़ाहिर है कोई ना कोई शर्त पाई जाएगी, फिर उस शर्त का नतीजा होगा। मतलब तुम ऐसे करते हो तो ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। इसके दो हिस्से होंगे, बल्कि भी तीन। इफ़ सबसे पहले आएगा सारे कंडीशनल में, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, हमारे पास फर्स्ट क्लास आ जाएगी, और फिर उसकी रिजल्टेंट क्लास, कंडीशन क्लास और रिजल्टेंट क्लास। और जो शर्त होती है उसको कंडीशन या सिचुएशन कहते हैं, और उस शर्त का जो नतीजा आ रहा होता है उसको रिज़ल्ट कहते हैं या रिजल्टेंट क्लॉज कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। अब इन कंडीशनल्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ज़ीरो कंडीशनल्स। ठीक है, इनका मैंने सबसे पहले इनको डिफ़ाइन किया हुआ है, फिर इन बताया हुआ है कि कंडीशन कौन से टेंस में होगी और उसका रिज़ल्ट कौन से टेंस में होगा। फिर स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ये जैसे इधर पड़ा हुआ है, और ये बताया हुआ है कि ये किस ज़माने से रिलेटेड है। आज की बात हो रही है, आने वाले ज़माने की बात हो रही है, या माजी की बात हो रही है। ठीक है, तो जो ज़ीरो कंडीशनल हमारे पास होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें फैक्ट्स पे बात की जाती है, हकायत पे, ऐसी चीज़ों पे बात की जाती है जो तब्दील नहीं होती, हमेशा सेम ही रहती हैं। हैबिट्स, आदतों पे बात की जाती है, और इसकी कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी और इसका रिज़ल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, जैसे अगर तुम बर्फ़ को पिघलाते हो, अगर तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो ये पिघल जाती है। ठीक है, ये क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है। अब ये कभी नहीं होगा कि तुम बर्फ़ को क्या करते रहो, पिघलाते रहो और बर्फ़ को आग लगाते रहो और वो वैसे जमी की जमी रहे या हार्ड रहे, नहीं। ठीक है, इसी तरह बारिश आती है
तो क्या होता है बारिश आती है तो पानी आता है, तो वो उस तरह की, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, ये भी एक तरह का साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है ये चीज़ें जो हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल है। इसलिए सबसे पहले इफ़ लगेगा हमारे पास, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, ठीक है, शर्त के लिए, और उसका जो रिज़ल्ट भी आएगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आएगा। जैसे इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, इफ़ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, ठीक है। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ट्रूथ्स हैं और हैबिट्स हैं जो हमेशा सेम ही रहती हैं। ज़ीरो कंडीशनल इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी दोनों जो हैं क्लासेस, चाहे वो इफ़ क्लास है मतलब कंडीशन है, वो भी प्रेजेंट में होगी, और इसका जो रिज़ल्ट होना है वो भी प्रेजेंट में ही होना है। फिर आ जाता है हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल। ये रियल और पॉसिबल सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है फ्यूचर में। मतलब आज आप कोई काम करेंगे तब आपको उसका जाके मुस्तकबिल में सिला मिलेगा। ये पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है, मुमकिनात को। जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, शर्त है ना कि आज पढ़ना है, तभी फ्यूचर में जाके आप क्या होगे, पास होगे, और ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। इसका देख लें अगर स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ़ आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी कंडीशन होगी या शर्त होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। जैसे इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे होम, इफ़ शी इज़ लेट वी विल स्टार्ट विदाउट हर, इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल बाई दैट फूड। कोई नहीं है, ये मुश्किल, आसान है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो ड्रीम लाइक सिचुएशंस को या इमेजिनरी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ख्वाबों की, ख्यालों की दुनिया, ख्वाहिशों की, ऐसा होता नहीं है हकीकत में, उनके लिए। और ये जो कंडीशन होती है और इसका जो रिज़ल्ट होता है, ये दोनों फ्यूचर टेंस में भी हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट टेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर पास्ट टेंस में ये नहीं होंगे। पास्ट टेंस में कैसे नहीं होंगे, पास्ट की बात कर रहा हूँ, टेंस हवाले में, मतलब इनमें जो बात की जाएगी ना, उसका या ताल्लुक़ हाल से होगा या मुस्तकबिल से होगा, माजी से उसका ताल्लुक़ नहीं होगा बात का। टेंस को समझो, टेंस इस सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं कि टेंसेस हमारे पास तीन हैं। कौन सा, पास्ट टेंसेस, फ्यूचर टेंसेस और प्रेजेंट टेंसेस। अब इधर जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इसका जो कंडीशन होगी और रिज़ल्ट होगा, उसका मुस्तकबिल से लेना देना होगा, आने वाले ज़माने से, या उसका मौजूदा ज़माने से लेना देना होगा, उसका गुज़रे हुए ज़माने से कोई लेना देना नहीं होगा। नीचे इसके स्ट्रक्चर में आप लोग कंफ्यूज हो गए कि ऊपर तो मैं कह रहा हूँ इसका माजी से कोई लेना देना होगा, नहीं होगा, लेकिन नीचे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया पड़ा है इसमें, तो वो पास्ट इंडेफिनिट जो आया पड़ा है वो सेंटेंस है, ठीक है, वो ज़माना नहीं है, वो एक जुमला है, जुमले की एक किस्म है। मैं ज़माने की बात कर रहा हूँ कि इसमें जो बात की जाएगी वो या की जाएगी माजी की, मुस्तकबिल की या हाल की, माजी की बात नहीं की जाएगी। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है इसमें सबसे पहले वही इफ़ लगेगा, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, और उसका रिज़ल्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगा। यहाँ पर सिर्फ वर्ब लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर दें आप। स्ट्रक्चर किस में होगा, इफ़ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और साथ उसका फर्स्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ़ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सफ़र करूँगा, ठीक है, मतलब आज अगर जीतता हूँ तो दुनिया का सफ़र करूँगा। जीतता हूँ, पॉसिबिलिटी, एक ड्रीम काइंड सिचुएशन है, पता नहीं जीतता है या नहीं जीतता। ऐसा तो नहीं है कि 100% वो श्योरिटी के साथ कह रहा है कि मैं जीत ही जाऊँगा, नहीं, वो कहता है अगर जीतता हूँ,
ठीक है। इफ़ आई वर यू आई वुड टेक द जॉब, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नौकरी ले लेता। ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए हमारे पास आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल, और इसका ये स्ट्रक्चर लाजमी देख लो सही से। इफ़ आएगी प्लस पास्ट इंडेफिनेट और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हमारे पास रिज़ल्ट आना है उसका। फिर आ जाते हैं हमारे पास थर्ड कंडीशनल्स। कौन से? थर्ड कंडीशनल। ये इस्तेमाल होते हैं इम्पॉसिबल सिचुएशंस के लिए या कंडीशंस के लिए जो पास्ट में थी और वो वाक़ई ही नहीं हुई, डिड नॉट हैपन। मतलब पास्ट में किसी बात का ज़िक्र होगा और ऐसी बात का ज़िक्र होगा जो मुमकिन नहीं थी और वो बात हुई भी नहीं होगी। ठीक है। और उसका पास्ट में ही रिज़ल्ट के बारे में भी बात होगी। मतलब ये सेंटेंस कम्प्लीटली पास्ट के रिलेटेड है जो हमारे पास थर्ड कंडीशनल है। इसकी कंडीशन भी पास्ट में होगी और इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास पास्ट में ही होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास सबसे पहले इफ़ लगता है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट लगता है हमारे पास, फिर उसके रिज़ल्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे इफ़ आई हैड स्टडीड मोर, अगर मैंने मज़ीद मेहनत की होती। आई वुड हैव पास्ड द टेस्ट, तो मैं ये इम्तिहान पास कर गया होता। की होती पास कर गया होता, दो चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। पहली चीज़ ये है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब आके वो एक बंदा है ना जो अपना रिग्रेट शो कर रहा है। रिग्रेट शो करने के लिए थर्ड कंडीशनल होते हैं कि मैंने माजी में ऐसा किया होता तो मेरे साथ तब ऐसा हुआ होता। ऐसे नहीं है कि माजी में ऐसा किया होता तो आज ये हुआ होता, नहीं। वो कह रहा है कि अगर मैंने माजी में ऐसा किया होता तो मेरे साथ ऐसा हुआ होता। ये दो चीज़ें हैं, एक माजी की बात हो रही है, दूसरा वो अपने रिग्रेट्स बता रहा है। मतलब वो चीज़ें हकीकत में नहीं हुई थी, उसकी विशेस थी और वो विशेस भी उस वक्त कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है। ये है हमारे पास थर्ड कंडीशनल। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 और मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2। अब इनको बनाने की सबसे पहली वजह ये है कि कुछ सिचुएशंस या कुछ शर्त या जुमले हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जिनमें जो कंडीशन होती है या सिचुएशन होती है वो तो माजी में होती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है हमारे पास वो हमारे मुस्तकबिल में होता है। ठीक है। इसी तरह कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कंडीशंस जो हमारे हाल से या प्रेजेंट से लिंक्ड होती हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट से हमने फ़ायदा कब लिया होना होता है? माजी में। मतलब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होता आज जिसके नतीजे में पास्ट में मेरा ये हाल हुआ होता। ठीक है। तो इस वजह से ये मिक्स टाइप दी गई हैं और इनको बनाने में अहम किरदार है ज़ीरो कंडीशनल का, सेकंड कंडीशनल का और थर्ड कंडीशनल का। अब इसकी बात करते हैं तो मैं मुख्तसरन आपको बताता जाऊं कि जो हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल हैं उसमें तो दोनों के दोनों जो टेंसेज हैं ना वो प्रेजेंट में होंगे। मतलब उसमें हाल की बात की जाएगी सिर्फ़ और सिर्फ। जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें दो ज़मानों की बात की जाएगी, एक हमारा प्रेजेंट और दूसरा फ्यूचर। जो सेकंड कंडीशनल है उसमें हमारी बात की जाएगी मुस्तकबिल की या हाल की, मतलब प्रेजेंट की या फ्यूचर की। जो थर्ड कंडीशनल है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट की बात की जाएगी। लेकिन आगे जो दोनों टाइप्स हैं मिक्स्ड कंडीशनल की, इसमें बात होगी माजी की और मुस्तकबिल की। ठीक है। तो मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 को पहले देख लेते हैं। मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 में क्या होता है कि एक पास्ट की माजी की कंडीशन होती है, माजी में कोई सिचुएशन होती है और उसका आज प्रेजेंट में क्या रिज़ल्ट है ये देखा जाता है। जैसे इफ़ आई हैड वन द लॉटरी लास्ट ईयर, अगर मैं पिछले साल लॉटरी जीत जाता, आई वुड बी रिच नाउ, तो आज मैं अमीर होता। मतलब माजी में अगर मैंने ये किया होता तो मेरे साथ आज ये होता। माजी और आज के ज़माने को, प्रेजेंट को लिंक करने के लिए हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 है।
मतलब माजी की शर्त होगी और उसका रिज़ल्ट हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, सॉरी प्रेजेंट टेंस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं। अच्छा, ये अब बनते कैसे हैं? अभी अगर इसको क्लोजली देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ठीक है आप लोग, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल का जो पहला हिस्सा है ये आया पड़ा है, ये इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और अगर इसका दूसरा हिस्सा देखो ये, तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशनल का दूसरा हिस्सा आया पड़ा है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ये आप लोगों के सामने, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ थर्ड एंड सेकंड कंडीशनल। फिर ये भी बता दिया है कि मिक्सचर थर्ड का है तो थर्ड कंडीशनल का फर्स्ट पार्ट होगा और सेकंड कंडीशनल का सेकंड पार्ट होगा। मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोल्ड वर्ड्स में लिख दिया गया है कि इन टाइप 1 इफ़ क्लास गोज़ विद द मेन क्लास ऑफ थर्ड कंडीशनल, के जो इफ़ क्लास है ये वाली, इसमें हमारे पास थर्ड कंडीशनल का पहला हिस्सा आएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और जो रिजल्टेंट क्लास होगी मतलब ये वाली, वो उसमें क्या आएगा, सेकंड कंडीशनल का दूसरा हिस्सा, वुड प्लस वर्ब। ये इनका स्ट्रक्चर भी है और नीचे ये इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। इफ़ शी हैड टेकन द जॉब शी वुड बी लिविंग इन टोक्यो टुडे, इफ़ आई हैड नॉट स्पेंट ऑल माई मनी आई वुड बाई दैट कार टुडे, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2। ये रिवर्स हो जाता है टाइप 1 के, मतलब टाइप 1 में अगर कंडीशन पास्ट में थी और उसका रिजल्ट क्या था, प्रेजेंट में, हाल में, आज मुतासिर हो रहे थे। इसका ये होगा, उलट होगा उसके, कि इसमें हमारी जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट में होगी और उसका रिज़ल्ट हम देख रहे होंगे पास्ट में, ठीक है। जैसे इफ़ आई वर नॉट सो शाय, अगर मैं शाय ना होता, शाय का मतलब क्या होता है, मतलब जो थोड़ा कह लो कि जिसको शर्म वरम आती हो वो। इफ़ आई वर नॉट सो शाय आई वुड हैव स्पोकन टू हर यस्टरडे, अगर मैं शाय ना होता तो मैं उससे कल बात करता, ठीक है। इफ़ ही वर अ बेटर ड्राइवर ही वुड नॉट हैव क्रैश्ड द कार, अगर वो एक अच्छा ड्राइवर होता, ठीक है, तो वो कार कभी भी क्रैश ना करता। तो ये मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ये रिवर्स हो जाएगा पहले की निस्बत। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इफ़ क्लास आएगी हमारे पास, फिर जो सेकंड कंडीशनल है उसका पहला हिस्सा आएगा, ये देखें इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, और इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो थर्ड कंडीशनल है उसका दूसरा हिस्सा आएगा, वुड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसको मज़ीद भी एक्सप्लेन किया गया है कि ये मिक्सचर है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल का, जिसमें सेकंड कंडीशनल जो है उसका पहला हिस्सा आएगा, ठीक है, और रिजल्टेंट क्लास में थर्ड कंडीशनल का सेकंड पोर्शन आएगा। स्ट्रक्चर देख लो, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल और इसका रिज़ल्ट वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल की शक्ल में। ये है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस। इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हो। खुदा हाफिज़।